चलेंगे, शुरू करेंगे। एएमयू, ठीक है। एएमयू के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने पे विवाद, ठीक है। एएमयू का मतलब क्या होता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, उसके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने पे विवाद मतलब आपको देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं, इस पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 30 के 1, ठीक है। कौन सा? संविधान का 30 का सब क्लॉज 1 के एक क्या कहता है? ये सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद सब 30 के सब क्लॉज 1 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। हमारे संविधान के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं। कौन है अल्पसंख्यक? धार्मिक अल्पसंख्यक है, और साथ में कौन सा अल्पसंख्यक है? भाषाई अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। यह गारंटी देता है कि केंद्र सरकार उनके अल्पसंख्यक संस्था होने के आधार पर सहायता देने में भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे संबंध मामला एवं कानून की बात करेंगे तो एस अजीज बासा और अन्य बनाम, ठीक है, यूओआई, ठीक है। कौन है? 1967। तो एमएयू न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था, न ही प्रशासित किया गया था, ठीक है। एमएयू की स्थापना केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ताकि इसकी डिग्री एक सरकार द्वारा मान्यता सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले एमएयू की बात करेंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो अजीज बासा और अन्य बनाम की बात केस करेंगे, 1967 वाला केस है, ठीक है। ये केस क्या कहता है? तो एमयू की बात करेंगे तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था, न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था, न ही प्रशासित किया गया था, ठीक है। एएमयू स्थापना केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ताकि इसकी डिग्री की सरकार द्वारा मान्यता सुनिश्चित की जाए। आप देखेंगे एएमयू संशोधन अधिनियम कब आया? 1981 में आया, ठीक है। धारा 2L और उपधारा 52C पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद भारत की मुसलमानों के द्वारा स्थापित उनकी पसंद का एक शैक्षणिक संस्था था, ठीक है। 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएमयू में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में 50% सीटों का आरक्षण को पलट दिया और 1981 के अधिनियम को भी रद्द कर दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब 1981 वाला जो अधिनियम था उसको भी रद्द कर दिया, और यहाँ पे साथ में 50% जो सीटों का आरक्षण जो था, जो कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में, मतलब मेडिकल के पाठ्यक्रम में, उसको भी मतलब पलट दिया गया। 2006 में, ठीक है, केंद्र सरकार की याचिका सहित 8 याचिकाओं ने एक समूह ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, ठीक है। 2016 में एनडीए सरकार ने यह कहते हुए अपील वापस ले ली कि केंद्र में कार्यकारी सरकार के रूप में हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक संस्था स्थापित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे विवाद थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की? 1921-22 में। कब हुई थी स्थापना? 1921-22 में। 1875 में। सारा आंसर काहे गलत बोलती है? विगत 2-3 दिन से देख रहा हूँ, सारा आंसर ही गलत बोलती है, क्यों ऐसा हो रहा है? 1875 में स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर हम्म सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1875 में, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें मामला निकल कर क्या आया से, मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये मतलब क्या है, से मुस्लिम संस्था, सॉरी, मुस्लिम नहीं, धार्मिक संस्था है कि नहीं, ठीक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने का मतलब इसको दर्जा प्राप्त है कि नहीं, इसको लेकर मतलब क्या हुआ, विवाद हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखें। तो ये फैसला कहाँ पे गया? तो सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसको देखने को मिलेगा। उससे पहले ये फैसला हाई कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है। केस कौन सा संबंधित है? 1968 का केस, 1967 का केस संबंधित है, एस अजीज बासा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 2016 में एनडीए सरकार ने क्या कहा है? 2016 में एनडीए सरकार ने यह कहते हुए अपील वापस ले ली कि केंद्र में कार्यकारी सरकार के रूप में हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे बिल्किस याकूब रसूल बनाम भारत संघ का मामला, ठीक है। क्या नाम है? बिल्किस याकूब
रसूल बनाम भारत संघ का मामला क्या निकल कर आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के माफी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों के शीघ्र रिहाई की अनुमति दी थी। ठीक है, ये बिल्किस बानो वाला गुजरात दंगा का केस जो था, उसमें एक महिला थे बिल्किस बानो, ठीक है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उनमें से अभी गुजरात सरकार ने मतलब क्या किया, थोड़ा सा वहां पे जेल का कुछ नियम वगैरह था, उसमें परिवर्तन करके 11 लोगों को रिहाई दी थी। ठीक है, तो ये मामला कहाँ पे गया? सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उनकी रिहाई की अनुमति को रद्द कर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीआरपीसी की धारा 432 सरकार की सजा को निलंबन करने या कम करने की सख्ती से संबंधित है। ठीक है, तो सीआरपीसी की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, 400 क्या है, 32 है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ये सरकार को ये शक्ति देता है, सो सजा को कम कर सकती है या फिर मतलब उसका निलंबन कर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चूंकि ये मुकदमा कहाँ का था, ये मुकदमा महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए छूट पे निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। गुजरात सरकार ने ऐसा प्रयोग किया, ये सीधे सीधे असंवैधानिक हो गया। ठीक है, समझे? मतलब बिल्किस बानो की मामला तो गुजरात का ही था। ठीक है, बिल्किस बानो का मामला कहाँ का था? गुजरात का मामला था। लेकिन केस कहाँ पे चला? महाराष्ट्र में चला, क्योंकि गुजरात सरकार पे पार्टिसिलिटी का आरोप लग रहा था, तो भेदभाव करेगी। ये मामला मतलब कहाँ पे गया? महाराष्ट्र में गया। महाराष्ट्र की कोर्ट ने इनको सजा सुनाया, उसके बाद ये लोग जेल में थे, लेकिन गुजरात सरकार ने इनको क्या हुआ, छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, अन्य कानूनी खामियां की बात करेंगे। क्या था? गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की शक्तियां छीन ली थी। 9 जुलाई 1992 को गुजरात सरकार की सजा माफी की नीति में 11 दोषियों के मामले पर लागू नहीं हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सजा माफी की नीति जो थी 9 जुलाई 1992 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वह यहाँ पे लागू नहीं हुआ। विशेष अदालत मुंबई या जिस अदालत के समकक्ष 11 दोषियों को दोषी ठहराया गया, उसके पीठासीन न्यायाधीश की राय को गुजरात सरकार द्वारा अप्रभावी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे चीजों को लूप होल देखने को आपको मिला। महाराष्ट्र द्वारा अदालत की राय माने जाने के बाद विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने 3 जनवरी 2020 को एक नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। दोषियों दोषियों ने विशेष अदालत मुंबई द्वारा आदेशित जुर्माना अभी तक नहीं भरा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे केस थे। सबसे पहले बिल्किस बानो के जो आरोपी जो थे, 11 आरोपी फिर रिहा हुए। ठीक है, फिर ये कुछ लोगों ने इस मामला को उठाया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतलब इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बस मामला सिंपल है। ठीक है, मामला कब का है? तो गुजरात दंगा 2002 का है। ठीक है, इनमें से आपको इंपोर्टेंट क्या निकल आया? ठीक है, इंपोर्टेंट यही सीआरपीसी की एक धारा निकल कर आता है। इसे धारा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन सरकार की सजा को निलंबन या फिर कम करने की शक्ति कौन देता है? तो सीआरपीसी का धारा 432 देता है। ठीक है, कितने आरोपी को छोड़ा गया था? 11 आरोपी थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि नया हिट एंड रन कानून आया है। ठीक है, इस कानून को लेकर काफी विवाद हुआ था बहुत दिन पहले, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे ट्रक वाले लोग जो थे क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी हिट एंड रन कानून के मामले में। इसमें क्या था? तो नया हिट एंड रन कानून पर सरकार ने आश्वासन के बाद देशव्यापी ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिला। इसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या था हिट एंड रन मामले में। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिट एंड रन, हिट का मतलब क्या होता है? ठोकर मारा और भाग गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हिट एंड रन का केस। कानून का लक्ष्य हिट एंड रन मामलों में संख्या को कम करना है, जो हर साल भारत में लगभग 50,000 मौतों का कारण बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिट एंड रन मामलों की बात करेंगे तो भारत में लगभग 50,000 मौत का कारण प्रतिदिन अ, प्रति वर्ष आपको देखने को मिलता है। नए कानून के तहत 10 साल तक का जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, जबकि जुर्माना 2 साल तक मौजूदा जुर्माना 2 साल तक का ही जेल का प्रावधान है। ठीक है, अब नया कानून में क्या होगा? 10 साल तक का जेल होगा और 7 लाख रुपया तक का जुर्माना होगा। ठीक है, देखिए मौजूदा सजा कितना है? तो मात्र 2 साल का सजा है। ठीक है, अगर हिट एंड रन में, ठीक है, किसी ट्रक वाले की वजह से, किसी की वजह से, ठीक है, डजेंट मैटर, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ट्रक से होती है, इसलिए ट्रक वाले थोड़ा ज्यादा इसमें एक्टिव। तो कार से भी हो सकता है, बाइक से भी हो सकता है। अगर किसी को ठोकर मारा, वो व्यक्ति मारा गया है, ठीक है, और वैसे कंडीशन में व्यक्ति भाग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम केस कितना था? 2 साल का ही था। ठीक है, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। इसमें आप सरकार चाह रही है कम से कम जो लोग ऐसा करेगा उसको 10 साल का सजा और 7 लाख का जुर्माना। ठीक है, तो ट्रक ड्राइवर को इसमें दिक्कत क्या था? सरकार का कहना है तो संग मान लीजिए जब किसी को ठोकर मारते भी है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति उस समय घायल है, अगर उस व्यक्ति को उस समय अगर मेडिकल सुविधा अगर उपलब्ध किया जाए तो उसके बचने के चांसेस होते हैं।
ठीक है, उसके बचने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है, ठोकर मारने के बाद भाग गया, ठीक है, अब वहां पे उसको मतलब फर्स्ट एड मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो सरकार चाहती है मतलब से भाई तुमने ठोकर मारा, ठीक है, तुमसे गलती हुई, ठीक है, अब तुम क्या करो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अब ट्रक ड्राइवर का कहना, अगर हम ठोकर मारने के बाद वहां पे हम रुकेंगे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो भीड़ हमको देख के मार देगा, ठीक है, तो हमारा भागना मजबूरी हो जाता। उनका भी कहना मिला जुला के देखेंगे तो ठीक ही है, ठीक है। लेकिन हिट एंड रन मामले में सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अगर किसी को ठोकर लगा, ठीक है, अगर स्पॉट डेथ नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी हो रहा था, उसको समय पे अगर उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाए तो बच सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लोग ठोकर मारे और भाग गए, ठीक है, तो इस सबसे इसका खराब रीजन है, इसी को लेकर विवाद था, ठीक है। अब यहाँ पे कोचिंग सेंटर का विनियम भी निकल कर आया है, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बस इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर 2024 के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या है इसमें, क्या है, कोचिंग सेंटर का विनियमन निकल कर आया, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे, राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल विकसित करेगी। अब बहुत सारा कोचिंग सेंटर ऐसे ही खुला हुआ है, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं है, तो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो भी कोचिंग सेंटर खुलेंगे उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल विकसित करेंगे। कोचिंग सेंटर को दिशा निर्देश के कार्यान्वयन की तारीख से 3 महीने के भीतर पंजीकृत हुआ होना पड़ेगा। मतलब कोचिंग सेंटर जिस दिन खुला उसे 3 महीने के भीतर में उसको भाई साहब पंजीकृत होना पड़ेगा। कोई भी कोचिंग सेंटर माता पिता छात्रों से भ्रामक वादा या फिर रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कोचिंग संस्थान करते हैं। और अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो कब आया, अभी नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वाला, कौन से समिति की अनुशंसा पे लाई गई थी। रंगराजन। कस्तूरी रंजन रंगराजन। कस्तूरी रंजन है, कौन है, कस्तूरी रंजन है, ठीक है, ध्यान में रखिए, कस्तूरी रंजन, ठीक है, कौन है ये, ध्यान में रखिए कौन है ये, तो ये आपको इसरो के हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए, तो इसको कस्तूरी रंगन समिति बोलते हैं, 2020 में आई थी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ध्यान रखें, और कोचिंग संस्थान राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में और विनियमित किए होते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। शिक्षा की बात करेंगे समवर्ती सूची में आता है, और कोचिंग संस्थान की बात करेंगे राज्य सूची में या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो होगा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं कोचिंग संस्थान, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, इसलिए राज्य की जिम्मेवारी बनती है सो कोचिंग संस्थानों को सुधारे, ठीक है। दिक्कत क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए किसी वैकेंसी आई, जैसे किसी ईयर यूपीएससी की वैकेंसी वाले 1000 मैक्सिमम आता है, ठीक है, 1000 वैकेंसी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाले ने बोल दिया मेरे यहाँ से 400 बच्चों का हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये विजन आई साला बोले मेरे यहाँ से 500 का हुआ है, ऊपर से केजेस की बात करें वो बोल दिया मेरे यहाँ से 600 का हुआ है, ठीक है। अब वैकेंसी टोटल 1000 ही है, ठीक है, और जब सारे टीचर जितने कोचिंग संस्था के सारे टॉप मतलब सिलेक्शन के काउंट किया गया तो 14-15 हजार हो गया था, ठीक है। इस बात को लेके काफी अधिक विवाद है, से भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, इतना भ्रामक वादा मतलब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सबको लेते हुए ये नया नियम लाने की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। कुछ कोचिंग संस्थानों पे फाइन भी किया गया है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस जिसको ओटीपी, ठीक है, ओटीपी का मतलब यहाँ पे ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, उस ओटीपी का मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। इसे एविएशन एनालिटिक्स प्रदाता श्रीकम द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। 3 भारतीय हवाई अड्डे अर्थात हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता को इस सूची में जगह दी गई, ठीक है। तो कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें मतलब बिल्कुल समय पे रहने वाले कौन कौन से मतलब कौन कौन से हवाई अड्डा निकल कर आया है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, और साथ में कौन है, और कोलकाता, ठीक है, ध्यान में रखिए, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, ठीक है। आप देखेंगे शीर्ष 3 कौन कौन है, ठीक है, शीर्ष 3 कौन है, तो मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा, मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए में, ठीक है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा भी बन के निकला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में 3 भारतीय हवाई अड्डा का नाम बता दीजिए, विश्व में 3 का नाम बता दीजिए, ठीक है। भारत में कौन है, इंडिया में हाँ, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। ठीक है, विश्व में कौन कौन हो जाएगा, सेंट पॉल, राजीव गांधी, कंपेगौड़ा।
मिनियापोलिस की बात करेंगे। मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए में पड़ता है। राजीव गांधी और साथ में कैंपेगोडा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा मध्यम हवाई अड्डों की श्रेणी में 9वें स्थान पर है, ठीक है। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा मध्यम हवाई अड्डों की श्रेणी में किस स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ओटीपी कितना परसेंट है, मतलब ऑन टाइम परफॉर्मेंस कितना प्रतिशत है? मतलब 82.12% की बात करेंगे, ये अपने टाइम पे रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने प्रतिशत अपने टाइम पे रही है? तो 82.12% की बात करेंगे, टाइम पे रही है, ठीक है। इंडिगो कम लागत वाली वाहक श्रेणी में 8वें स्थान पर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4थे स्थान पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडिगो कम लागत वाली वाहक श्रेणी में 8वें स्थान पे आई है, और एशिया ये प्रशांत वर्ल्ड क्षेत्र में में है क्या? कितने नंबर पे आई है? हाँ, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये 4थे स्थान पर रही है, ठीक है। और ये ओटीपी कितनी है इसकी, मतलब ऑन टाइम परफॉर्मेंस कितनी है इंडिगो की? तो 82.12%, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड में। आप चलेंगे भारतीय भूसंकलन संवेदनशीलता मानचित्र, ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने पहला उच्च रेजुलेशन, ठीक है, मतलब हाई रेजुलेशन, ठीक है, भारतीय भूसंकलन संवेदनशील मानचित्र बनाया। कौन बनाया था? कहाँ के आईआईटी ने बनाया? दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली ने बनाया, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थापित किया गया है? अबू धाबी में। अल्जीरिया। अबू धाबी। आईआईटी यूएई का पूरा, ठीक है। तो भारतीय भूसंकलन संवेदनशीलता मानचित्र की बात करेंगे। आईआईटी दिल्ली ने पहला उच्च रेजुलेशन भारतीय भूसंकलन संवेदनशीलता मानचित्र का निर्माण किया, ठीक है। 5 श्रेणी की बात की, इसमें देश को भेद्यता के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नए जोखिम क्षेत्रों का खुलासा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, मानचित्र में उच्च जोखिम वाले पहले के ज्ञात स्थानों का पता चला, जैसे पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तर और ओडिशा में, ठीक है। ये सब क्या है? तो नए जोखिम वाले, ठीक है, नए जोखिम वाले क्षेत्रों का खुलासा किया गया। 5 श्रेणी इससे पता की गई है, ठीक है। अब दूसरा क्या? उच्च रेजुलेशन मानचित्र। मानचित्र पूरे भारत में भूसंकलन मतलब लैंडस्लाइड, ठीक है, की संवेदनशीलता पे एक विस्तृत, ठीक है, अवलोकन प्रदान करता है। 100 मीटर वर्ग का एक रेजुलेशन प्रदान करता है, ठीक है, अवलोकन प्रदान करता है। नॉन मेसिव विश्लेषण विधि, ठीक है, अज्ञात क्षेत्रों में भविष्यवाणी सटीकता को बढ़ाने और डेटा अंतराल को संबोधित करने के लिए एक एंसेंबल मशीन लर्निंग दृष्टिकोण का भी उपयोग किया गया था, ठीक है। और क्या है? योगदान देने वाले कारकों की पहचान, टीम ने दूरस्थ डेटा संग्रह के लिए, ठीक है, जियो सैटेलाइट जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए भू संकलन की संवेदनशीलता को प्रभावित करने वाले 16 महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की थी। इतना आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, भारतीय भू संकलन संवेदनशीलता मानचित्र को, ठीक है, बनाया गया किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ये कितने श्रेणी में, ठीक है, कितने श्रेणी में देश की भेद्यता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 5 वर्गों में है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देख ही दिया से किस तरीके से सब कुछ को करेगी, इसके एक बार और भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इस वर्ष बर्फ रहित, ठीक है, इस वर्ष बर्फ रहित कश्मीर, मतलब बर्फ नहीं हुई, ठीक है। इस सर्दी में कश्मीर में लद्दाख बारिश या बर्फबारी नहीं हुई, ठीक है। इस सर्दी में कश्मीर और लद्दाख में बारिश या फिर बर्फबारी नहीं हुई है, ठीक है। अब देखेंगे इसका कारण क्या है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं में एक गिरावट, ठीक है, महीने के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षों में प्राथमिक स्रोत, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रचलित एल नीनो, ठीक है, एल नीनो होता है, एक ला लीनो होता है, ठीक है। तो एल नीनो की बात करेंगे वो, और ला लीनो की बात करेंगे, जैसे एल नीनो भारतीय मानसून पे कैसा प्रभाव डालेगा? बैड इफेक्ट, सूखा आता है एल ठीक है, नीनो से। हाँ, ठीक है। एक होता है ला लीनो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ला लीनो। ला लीनो से कैसा इफेक्ट पड़ेगा? गुड बारिश। इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी जो आया है, ठीक है, अभी कौन सा है? ला लीनो आया है कि एल लीनो आया है? अभी एल आ रहा है। अभी ला लीनो आया है, ठीक है। कौन आया है? नहीं, इस बार मानसून में ला लीनो देखने को मिला। इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस बार का मानसून बहुत अच्छा होने वाला, भारतीय किसान बहुत खुश है। इससे पहले एल नीनो आया था, ठीक है, अभी क्या है? अभी ला लीनो आया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस बार बारिश अच्छा होगी, खूब अच्छा बारिश होगी, फसल भी अच्छा होगा। अब भारतीय कृषि पे, ठीक है, एल नीनो और ला लीनो का बहुत अधिक फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ से निकलता है? प्रशांत महासागर से, ठीक है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रचलित एल नीनो की घटना। एल नीनो का मतलब क्या होता है? ला लीनो का मतलब क्या होता है?
एल नीनो को क्या बोलते हैं? लिटिल बॉय क्या बोला जाता है इसको? हाँ? बालक ही था, बालक ही था। सब कुछ ऐसे। क्या बोलते हैं, मैं भूल गया एल नीनो को। छोटा लड़का होता है एल नीनो में, ठीक है। और लिटिल बॉय बोला जाता है इसको, ठीक है। लिटिल बॉय बोला जाता लिटिल है एल मैन नीनो सर। को। लिटिल मैन की लिटिल बॉय? लिटिल मैन, लिटिल बॉय सर। लिटिल बॉय, ठीक है। लाल नीनो को क्या बोला जाता है? इसको गर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल नीनो को क्या बोलते हैं? कोई गर्ल करके बोलते हैं ना। एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूँ। देख देख ले क्या एक बार। हाँ देख लीजिए। इसको बॉय बोलते हैं, इसको गर्ल बोलते हैं। दोनों स्पेनिश भाषा का शब्द है, इतना तुमको पता है। ये बॉय होता है, ये गर्ल होता है, ठीक है। और ये स्पेनिश भाषा का वर्ड है, ठीक है। बस इतना ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी है ना कि तो ये एल नीनो हॉट होता है और ये वाला कोल्ड होता है। एल नीनो कोल्ड होता है और ये ला नीनो हॉट होता है। हाँ, वो भी देख लीजिए क्या होता है। मैंने अभी जो बताया अभी तो आपको, लालिनो, लालिनो अच्छा इफेक्ट डालता है, एलिनो बैड इफेक्ट डालता है। एलिनो को लिटिल बॉय कहते हैं, इसको गर्ल कहते हैं। कौन सा गर्ल कहते हैं याद नहीं आ रहा, लेकिन स्पेनिश भाषा का शब्द है। अब देखेंगे बर्फबारी का महत्व क्या होता है। तो स्थानीय जलवायु, शीतकालीन फसलों और बागवानी, नदियों और नदियों में पानी की उपलब्धता होती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटक आकर्षक आदि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कश्मीर में बर्फबारी नहीं होगी तो भाई साहब नदी में पानी नहीं आएगा, वहां के फसल को नुकसान पहुंचाएगा, जो फसल में तो ठंडी के दिनों में होती है। पर्यटक नहीं जाएंगे, कपल्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक तक प्रभावित होगी, ठीक है। तो इससे बर्फ, कश्मीर बर्फ रहित रही, मतलब बिना बर्फ के रहा, ये मतलब कश्मीर के लिए क्या है, तो चिंता का विषय है। क्या है ये? तो ध्यान में रखेंगे, ये आपका क्या है, चिंता का विषय है, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में, कश्मीर में भी नहीं है, साथ में लद्दाख में भी नहीं है, ठीक है। लद्दाख में तो बर्फबारी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे पानी का वही एक स्रोत है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक है। जीपीडीपी, पंचायती राज मंत्रालय और सौर विस्तार के लिए स्वच्छ और रहित ग्राम को प्राथमिकता देगा। स्वच्छ और रहित गांव जीपीडीपी के तहत, ठीक है, एमओपीआर द्वारा अपनाया गया पांचवा विषय है, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। SDG 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। SDG 7 किसका बात करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है ना, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, ठीक है। और SDG 13 की बात करेंगे, जलवायु कार्रवाई की बात करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र SDG को प्राप्त करना है, ठीक है। टोटल SDG के लक्ष्य कितने हैं? टोटल SDG कितने हैं? 17। 17 है, ठीक है। इसको कब तक प्राप्त करना है? तो 2030 तक इसके सारे प्रावधानों को पूरा करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टोटल सर, तो इस, टोटल। हाँ, 17 को लक्ष्य को पूरा करना है 2030 तक। 17 है SDG लक्ष्य। SDG 7 की बात करेंगे, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। SDG 13 की बात करेंगे तो जलवायु कार्रवाई है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे तो अनुच्छेद का 243 का जी या पंचायतों को, ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का आदेश देता है। कौन सा? 243 का शब क्लोज जी, याद रखिएगा, ठीक है। आप चलेंगे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, ने RUPPS को प्रतीकों के आवंटन के लिए एक नए नियम लाया है, ठीक है। RUPP को प्रतीकों के लिए आवेदन के साथ साथ निम्नलिखित चीजों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीज होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज होगा उसको जरा देखते हैं। तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का लेखा परीक्षित खाते देने होंगे, ठीक है। पार्टियों को पिछले 2 चुनावों का वे का वेतन भी देना होगा, आपने 2 चुनाव में कितने पैसे खर्च किए। ये चुनाव प्रतीक, ठीक है। आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत किया गया था। RUPP वे है जिन्होंने राज्य पार्टी, ठीक है, बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किए हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए? उसका मिला आंसर? लालिनो का, एलिनो का तो लिटिल बॉय होता मुझे पता, लालिनो का चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक, स्मॉल गर्ल होता है रजिस्टर्ड ये। अनआइडेंटिफाइड जी हाँ सर। बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो देखिए, सबसे पहले तो पहले क्या वो पंजीकृत है,
लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब कोई पार्टी बना, ठीक है, आपने ये कोई पार्टी बना लिया, ठीक है, चलो आपने कोई पार्टी बनाया, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत है नहीं से जिस दिन आप पार्टी बनाएंगे उसी दिन आपको मान्यता भी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हो सकता है आप अगला चुनाव में अच्छा अच्छा मतलब करेंगे तो आपको मान्यता मिलेगी, लेकिन आपको चुनाव चिन्ह तो चाहिए, तो चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे चुनाव चिन्ह के लाने के लिए, तो निर्वाचन आयोग आपको बोलेगा ठीक है चलो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का लेखा परीक्षित करो, साथ में पिछले 2 चुनाव में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कितना खर्च किया, इस सब कुछ देंगे तब जाके होगा, ठीक है। RUPP कौन है, ठीक है, मतलब पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन है, तो वो ऐसा पार्टी है जिन्होंने राज्य पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किया है। आप चलेंगे तिरुवल्लुवर विवाद, ये कौन सा विवाद है? तो तिरुवल्लुवर दिवस, ठीक है, 15 जनवरी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। क्या विवाद हुआ? तो तिरुवल्लुवर की बात करेंगे, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। स्टालिन है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु का? आनंद अबे। ठीक है, दोनों के पोस्ट से एक विवाद ठीक है, दोनों के पोस्ट से एक विवाद हो गया। कवि तिरुवल्लुवर की बात करें, वो एक कवि है, ठीक है। सीएम स्टालिन की पोस्ट ने कवि तिरुवल्लुवर को सफेद वस्त्र में दिखाया गया, जबकि राज्यपाल RN रवि ने भगवा वस्त्रों में तिरुवल्लुवर का चित्रण सजा किया, ठीक है। सत्तारूढ़ द्रमुक ने राज्यपाल कार्यालय द्वारा भगवाकरण के प्रयासों पर आरोप लगाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप तिरुवल्लुवर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तमिल लोग उन्हें प्यार से वल्लुवर कहते थे। क्या कहते थे? वल्लुवर कहते थे। उनका तिरुकुरल 1332 तमिल में कुराल कहते का संग्रह है, हर तमिल घर में एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है, हर तमिल घर में उनका मिल जाएगा कुराल, ठीक है। तमिल में क्या बोलते हैं? कुराल बोलते हैं, ठीक है, इसको बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है। तिरुकुराल नैतिकता, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रेम को संबोधित करता है। तिरुकुरल तीसरे संगम इनकी अंतिम कृति है, ठीक है। तो तिरुकुरल की बात करेंगे, ठीक है, तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया वह संगम युग की अंतिम कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे विवाद हो गया किस वजह से? क्योंकि वहां के स्टालिन ने दिखाया। देखिए ये कौन सी पार्टी है? इसकी पार्टी का नाम कहाँ आ गया इसका? द्रविड़ मुन्नेर कार्यक्रम होगा, DMK बोलते हैं। देखिए DMK की पार्टी की बात करेंगे, इस सारे के सारे आस्तिक पार्टी है, ठीक है, नास्तिक पार्टी। कौन सी पार्टी है? नास्तिक है, ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करती ये सब पार्टी, ठीक है। अब धीरे धीरे तो करने लगी, लेकिन बहुत सारी पार्टी जो है नास्तिक पार्टी है, ठीक है। DMK भी उनमें से एक है। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बना है? तो ध्यान में रखेंगे, भारत का पहला स्टील स्लैग रोड राष्ट्रीय राजमार्ग NH66, ठीक है। तो NH66 मुंबई से कहाँ जाती है? गोवा जाती है। NH66 कहाँ से कहाँ जाती है? मुंबई से गोवा जाती है। पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का खंड का उद्घाटन किया गया। इसे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और इस्पात मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक उप उत्पाद स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धि से पिघले हुए स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। मतलब स्टील आपने बना लिया, ठीक है, स्टील बना लेने के बाद उसका जो उसका जो मतलब अशुद्धि जो होता है ना, पिघले स्टील को अलग करने के दौरान जो उत्पन्न होता है, उससे मतलब रोड बनाया गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एक तो सोचा अपशिष्ट हुआ, वो खराब ही होता, फेंक देते उसका, तो उसका भी सड़क बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सड़क बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला स्टील स्लैग, स्लैग का मतलब क्या होता है? उप उत्पाद होता है, अपशिष्ट होता है। जैसे लकड़ी आपने यूज कर लिया, ठीक है, लकड़ी के बाद क्या होता है? लकड़ी के बाद लकड़ी पे खाना बना, राख पैदा होता है, ठीक है, राख को हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन राख का भी कुछ ना कुछ यूज हो सकता है। उसी तरह से स्टील को, जैसे स्टील बनाने के बाद एक उप उत्पाद जो होता है, स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले स्टील को अलग करने के दौरान जो उत्पन्न होता है, उसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या बना? सड़क बना। कौन सा सड़क बना सबसे पहले? कौन सा सड़क बना? बिल्कुल NH66 बना, ठीक है। NH66 कहां से कहां तक है? मुंबई टू गोवा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन से 2 मंत्रालय इन्वॉल्व थी? तो सबसे पहले सड़क बनाने वाला केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, बॉर्डर सॉरी, हाँ, और साथ में इस्पात मंत्रालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टील स्लैग का उपयोग निर्माण और फर्श, मिट्टी की अम्लता को ठीक करने की क्षमता, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के निर्माण आदि में किया जाता है। लाभ क्या हो सकता है? तो इस्पात उद्योग द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को कम करता है, लागत प्रभावी, बेहतर ताकत, अस्तित्व, पर्यावरणीय स्थिरता आदि
भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो भारत में पहली 6 लेन, ठीक है, स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? सूरत के गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सड़क काफी लंबा चलेगा। ठीक है, ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। ठीक है, तो भी देखते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का स्थापना किया गया। सीधा सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। ठीक है, बोइंग किसका कंपनी है? तो विमान निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग है। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, हाँ, तो विमान निर्माण कंपनी बोइंग की संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी निवेश सुविधा का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, ठीक है, सबसे बड़ा है। बेंगलुरु में जो है सो क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे देश में जीवंत स्टार्टअप, ठीक है, लिविंग स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आधारशिला बनाने का लक्ष्य है। कंपनी भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में अस्थायी मूल्य बनाने पर केंद्रित है। तो ये सब बकवास की बातें आपके लिए बस इतना ध्यान में रखना है। तो भाई साहब, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ध्यान में रखेंगे, बेंगलुरु के बाद। या फिर ऐसे प्रश्न पूछेगा, बोइंग ने, ठीक है, बोइंग ने यूएसए के बाद सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है? तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर के बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो जम्मू कश्मीर बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। सिंपल प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बताइए, बोलते रहिए सभी लोग, याद हो जाएगा ऐसे। कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, किसने किया? उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने कहाँ पे किया? कठुआ में किया। कहाँ पे किया? जम्मू कश्मीर के कठुआ ने। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। ठीक है, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिलिंगडन द्वीप पे, ठीक है, कारोबार करने का अपील। ठीक है, तो बिलिंगडन द्वीप आपको कहाँ पे मिलता है? ठीक है, जानते हैं इंडिया में बिलिंगडन द्वीप भी है, ये भी वेलिंगटन आइलैंड भी है, वेलिंगटन भी है। तो कोच्चि पोर्ट ज्वाइंट केरल का है वेलिंगटन द्वीप। ये भाइसराय थे सर विलिंगटन कुछ, वो तो थे ही, उन्हीं के नाम से पढ़ा है सर, उन्हीं के नाम से पढ़ा है। क्या सबसे छोटा एनएच जो है ना, सबसे छोटा एनएच जो है ना 47A, तो केरल का वेलिंगटन आइलैंड से लेके ही कहीं तक जाती है। ठीक है, ये मानव निर्मित है सर, 47 मानव निर्मित है वो बंगाल में। 47 केरल में किलोमीटर का, कुछ मीटर का है, केरल में पड़ता है, वेलिंगटन आइलैंड से कहीं जाती है केरल में। चले कोच्चि चेक कर लीजिए, कोच्चिन पोर्ट ज्वाइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने पीएम मोदी से विलिंगडन द्वीप पर कारोबार फिर से शुरू करने की अपील की है। ठीक है, कंटेनर टर्मिनल संचालन को, ठीक है, बल्लापदम, क्या लिखा हुआ है? बल्लापदम, ठीक है, बल्लरार पदम केरल में हस्तांतरित करने के बाद विलिंगडन द्वीप वीरान हो गया। ठीक है, तो कोच्चि पोर्ट ज्वाइंट ट्रेड यूनियन फोरम ने पीएम मोदी से विलिंगडन द्वीप पर कारोबार फिर से शुरू करने की अपील की है। ठीक है, पोर्ट वगैरह आता है केंद्र सरकार के अधीन आता है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंटेनर टर्मिनल संचालन को बल्लारपदम केरल में हस्तांतरित करने के बाद विलिंगडन द्वीप फिर से वीरान हो गया है। यह देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है, जो केरल के कोच्चि के पास ही है। वेलिंगटन को विलिंगडन लिख दिया है। ठीक है, उसी की तो बात हो रहा है। ठीक है, इसे 1933 में बनाया गया था। इसका नाम भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के नाम पे रखा गया। ठीक है, विलिंगडन यही से निकलती है सबसे छोटा हाईवे का 47A। जरा एक बार चेक करें तो इसको आप लोग। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है, जो कि केरल के कोच्चि के पास स्थित है। इसे 1933 में बनाया गया था और इसका नाम भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के नाम पे रखा गया। ठीक है, चलिए, समुद्र पे बना देश का सबसे लंबा पुल। ठीक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहीं से निकलती है वेलिंगटन से ही।
हाँ 47 5.9 है। की है। कितनी है? 5.9 9 किलोमीटर। अब चलते हैं समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा पुल। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई पे समुद्र पे बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, कहां से कहां तक जाएगी? कहां से कहां तक जाएगी? मुंबई से वही नवी मुंबई। मुंबई नहीं, हाँ पुल ट्रांस हार्बर लिंक थाने क्रीक पे। ठीक है, 21.8 किलोमीटर लंबा ट्विन कैरिजवे 6 लेन पुल है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा इससे। ठीक है, पूरी पूरी आने की संभावना है। देश समुद्र पे बना देश का सबसे लंबा पुल की लंबाई कितनी? कितनी लंबाई बताइए? 1.8। 21.8 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 21.8 करोड़ रुपए है। 21 रुपये बोल रहा हूँ। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी लेन पुल है? 5 लेन, 6 लेन, कैसी है? 6 लेन पुल है। ठीक 6 है, लेन। कुल लागत की बात करेंगे, लागत कितनी है कि 21,200 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी है लागत इसकी? 21,200 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, 15,100 रुपये जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से लिया गया। ठीक है, 15,100 करोड़ होना चाहिए जो भी हो। ठीक है, इसमें जापान मदद कर रहा है, हमको पैसा छोड़ दीजिए। ठीक है, हमको बस ध्यान में रखना है इस पुल को बनाने में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मदद की है, तो जापान की। ठीक है, जापान की इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी से लिया गया ऋण के द्वारा ये बना है। ठीक है, जापान ने मदद किया। ठीक है, पटना मेट्रो में कौन सी मतलब देश मदद कर रहा है? पटना मेट्रो के निर्माण में, पटना मेट्रो में, जापान। उसमें भी जापान ही मदद कर रहा है। ठीक है, जापान। इस पुल पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। ठीक है, तो कितना अधिकतम गति हो सकता है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस पुल पे मतलब क्या हो सकती है? रफ्तार हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। लेकिन ये पुल फ्री नहीं है, जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आप चलेंगे विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 150 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो अब यह सिंपल प्रश्न ये पूछेगा। ठीक है, सर बताइए, अम्बेडकर जी के 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तो किया गया, किसके द्वारा किया गया, क्या बताएंगे? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कौन है? आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के थे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। रखेंगे। ठीक है, इसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया। ठीक है, तो सिंपल इसे नाम क्या दिया गया? सामाजिक न्याय की प्रतिमा। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो बताइए आंध्र प्रदेश में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। उस प्रतिमा का संबंध किनसे है? या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर जी का, ठीक है, अम्बेडकर जी के 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो क्या बताएंगे? सामाजिक न्याय की सामाजिक प्रतिमा। न्याय की प्रतिमा। ठीक है, 81 फुट चबूतरे वाली इस मूर्ति को बौद्ध वास्तुकला के कालचक्र महामंडल के रूप में डिजाइन किया गया। ठीक है, तो किस कला से, किस वास्तुकला से इसका निर्माण किया गया? बौद्ध वास्तुकला। कौन सी कला? क्या बताएंगे? मूर्ति का निर्माण की कला कौन सी है? बौद्ध वास्तुकला। कौन सी है? बौद्ध बौद्ध। वास्तुकला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे आगे का प्रश्न देखते हैं। ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन जिसको कहते हैं, केजी बेसिन का मतलब क्या होता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से अपनी प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन मतलब क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। ठीक है, ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में केजी बेसिन में ऑफशोर क्लस्टर 2 परियोजना से तेल का उत्पादन मतलब क्या किया? शुरू कर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी बनी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बना। तो भारत की पेट्रो राजधानी कौन बन गया, क्या बताएंगे? गुजरात। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेट्रो राजधानी की बात करेंगे, कौन बना है? गुजरात बन गया। ठीक है, ये भरूच जिले के दहेज में जामनगर, दाहेज होता है, ठीक है, भरूच जिले के दहेज में जामनगर रिफाइनरी और, ठीक है, ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड के अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के कारण हुआ है। ठीक है, तो चलेंगे बात करेंगे जामनगर रिफाइनरी कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, दहेज में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? दहेज में मिलेगा। ठीक है, दहेज, दहेज नहीं दहेज। ठीक है, कहाँ पे मिला? भरूच जिला में। ठीक है, और जामनगर रिफाइनरी किसके अधीन है? तो रिलायंस के अधीन है। किसके अधीन है? रिलायंस के अधीन है। ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब
ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा चर्चा हो गया था क्योंकि रिलायंस के जो क्या नाम मुकेश अंबानी के पुत्र का विवाह जो था यहीं पे हो रहा था जामनगर में, नहीं काफी चर्चा में था। ठीक है। और साथ में अभी यहाँ पे मतलब किसने क्या चीज मतलब एक हाथी का मतलब यहाँ पे खोला गया है ना जामनगर में, का नाम क्या रखा? रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर या जाम अस्पताल हॉस्पिटल। वहां पर खोला गया है। वगैरह सब कुछ है, पूरा हाथी के हॉस्पिटल रहने का पूरा हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, हाथी का देख रेख किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। ठीक है। उसका रिहेबिलिटेशन नाम कुछ सेंटर है रखा सर वो, जाम तारा। नगर, जामताड़ा झारखंड में पड़ता है। ठीक है। सर जामताड़ा सर उसका झारखंड में, जो मतलब रिहेब साइबर क्राइम सेंटर के है लिए ना, जाना जाता सेंटर जो उसका नाम क्या है, उसका नाम कोई तारा है। है। राम नाम कुछ है उसका, भूल रहा हूँ। ठीक है, गूगल करेंगे नयनतारा मिल जाएगा। ठीक। नयनतारा नहीं है, नयनतारा तो एक्टर का नाम है, एक्ट्रेस का। नहीं था। कुछ तो है उसका, गूगल कीजिए ना मिल जाएगा। जामनगर में एलिफेंट सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, जामनगर एलिफेंट सर्च कीजिए। गुरुग्राम में राष्ट्रीय समुद्री पहनावा। डोमेन जागरूकता केंद्र। ठीक है। अरे उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया जाता है, मतलब एकदम शुद्ध शुद्ध खाना, मतलब उसका खिचड़ी इतना बढ़िया था से एक पत्रकार गया तो खिचड़ी उसका टेस्ट करके देखा हाथी का। वन तारा था, वन तारा। वनतारा, 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 नैनतारा कौन बोल रहा था, वनतारा है ये, वनतारा है, वनतारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में सिर्फ हाथी मतलब नहीं ना ये बसता है, हाथी के लिए फाइव सब स्टार जानवर सुविधा का यहाँ पे है। उपलब्ध है। 5 स्टार सुविधा है यहाँ पे, नहीं जनरली हाथी का ही है। ठीक है। रिक्रूटमेंट होगा तो हम लोग भी चल जाएंगे। गणेश जी को मानता है वो, ठीक है। गणेश जी को मानता है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र को राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता में अपग्रेड करने की तैयारी है। ठीक है। NMDA का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों का क्या करना है, सामना करना है। ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ पर स्थापित किया गया, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र को राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र में अपग्रेड करने की तैयारी। रीजन क्या है, तो भाई साहब हिंद महासागर के क्षेत्र में जो समुद्री चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसमें मतलब, ठीक है, उसमें मतलब क्या करना, तो उसमें मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। इस बार राष्ट्रीय का जितना है ना सबके सब बकवास ही, एग्जाम में एक भी नहीं आने वाला है। ठीक है। इसमें सब कहानी सुनने वाला और मन तो लगाने वाला सोशल कैरेक्टर जस्टिस बस वाला तो भारतीय आ है। सकता है ना, कौन सा? सोशल जस्टिस अच्छा स्टैचू एमएनएस वाला। वाला लगता है तो। हाँ वो तो आएगा, वो तो 100% आएगा। बाकी ज्यादातर चीज सब मन लगाने वाला ही दिया हुआ, कहानी सुनाने वाला, कोई पोस्ट कर दे रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। AMU का विवाद, इस सबसे क्या लेना देना है भाई। बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ठीक था। बाकी अंतर्राष्ट्रीय कल देखेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग कब देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कल, हाँ, एक दिन में खत्म हो जाएगा, 23 है।